अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 2 फरवरी पीर का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात। एक बड़ी अहम मुलाकात जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। सुहेल आफरीदी को वेलकम करना चाहिए था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत आला संभालने के बाद, लेकिन आज मुलाकात हुई। इस हवाले से कुछ आपके सामने तफ़सीलात रखते हैं। इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तानी एम्बेसी से ऑब्वियसली वीज़े के लिए अप्लाई किया, तो सारा प्रोसेस है, लेकिन दोबारा से अब पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला के सोर्सेज़ क्या कह रहे हैं, इस हवाले से भी इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है। और इसके साथ-साथ एक-एक करके मज़ीद एंकर्स को ऑफ एयर किया जा रहा है, क्योंकि बारी-बारी सबकी बारी जब खामोश रहा जाएगा तो सबकी बारी आएगी। तमाम तफ़सीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सोहराब की नाजायज़ और नाहक कैद को आज 67 यानी अब दूसरे महीने से भी आगे बात चलती चली जा रही है। और यहाँ पर अदालतें जिस तरीके से चल रही हैं, अदालतें बिल्कुल खामोश हैं, इंसाफ का कोई निज़ाम दिख नहीं रहा। और अब से ठीक 15 से 16 दिन बाद रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा। आप सब आवाज़ उठाएँ सोहराब की रिहाई के लिए। बैनुल-अक़वामी दुनिया में या जहाँ-जहाँ मुज़ाहरे हो रहे हैं, वहाँ-वहाँ हर जगह सोहराब के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। तो आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि आवाज़ उठाएँ, हमारी आवाज़ में हम आवाज़ हों, ताकि हमारी आवाज़ें मज़ीद मज़बूत हों और हम अच्छे तरीके से ये सफ़र जो है ख़बरें पहुँचाने का आप तक इसको मुकम्मल कर सकें। आगाज़ करेंगे सुहेल आफरीदी की आज एक मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। मुलाकात का क्योंकि जो इस वक़्त कॉन्टेक्स्ट है, जिस माहौल में मुलाकात हुई, ये बहुत अहम है, क्योंकि अब से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले इमरान खान की सेहत के हवाले से जो ख़बरें निकल कर आ रही थी, और अभी भी उनको फुल स्टॉप नहीं लगा। मुख्तलिफ सोर्सेज़ मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। इमरान खान के डॉक्टर्स मुसलसल इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि इमरान खान की जो आँख वाला मसला है वो इंतहाई संजीदा है, उस पर हमें गौर व फ़िक्र करनी चाहिए और उसको देखना होगा मामले को, क्योंकि अगर उसको डील ना किया गया ठीक से तो खुदा न ख़ास्ता बिनाई भी जा सकती है। इसके साथ-साथ पिम्स के डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में मुलाकात हुई तो सबको लगा ग़ालिबन ये सियासी मुलाकात होगी, लेकिन सुहेल आफरीदी ने मुलाकात के बाद आकर कुछ गुफ्तगू की, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये मुलाकात प्योरली एनएफसी सूबे के माली मामलात के ऊपर थी। यानी लग ऐसा रहा था कि शायद बर्फ़ पिघल रही है, कोई आइस ब्रेकिंग हुई है, शायद कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन सोहेल आफरीदी ने जो बाहर आके गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ मुलाकात इसलिए की, एक सियासी बतौर सियासी वर्कर मैं वज़ीर आज़म से कभी ना मिलता, ये मेरे मनसब का तकाज़ा था और इस मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की गई। इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हूँ। हैसियत के सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा कि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी। अब इसमें मुख्तलिफ आ रहा है, यानी लोग इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा है। वो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी की इस मौजूदा माहौल के अंदर जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म के साथ, वफ़ाक के ऑब्वियसली वज़ीर आज़म यानी वफ़ाक के साथ एक मुलाकात होना, और पिम्स अस्पताल जो है वो वफ़ाक के अंडर आता है, तो एक बड़ा अहम मुद्दा यहाँ पर डिस्कस होना चाहिए था इमरान खान की सेहत के हवाले से। और कल दोबारा मंगल है, इमरान खान की सेहत की खबरें निकलने के बाद कल दोबारा मंगल आ रहा है, तो मुलाकात के हवाले से सुहेल आफरीदी को बात करनी चाहिए थी, इमरान खान की सेहत के हवाले से बात करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि शहबाज शरीफ के पास कौन सा मैंडेट है, यानी शहबाज शरीफ से किसी भी तरह से इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करना या इमरान खान की सेहत के हवाले से बात करना, यानी शहबाज शरीफ के पास कोई मैंडेट है या वो कुछ अपने तय कर सकते हैं, ये भी बड़ा हमें यहाँ पर देखना। प्योरली कहा जा रहा है कि एनएफसी सूबे के माली मामलात, जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर सब कुछ हो रहा है, इस हवाले से बात हुई है, और इमरान खान के मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। इस बात पर जोर दिया गया है कि मुश्तरका लाहेअमल अपनाया जाए, सूबे की आवाम जो चाहती है वो होने दिया जाए। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो कहा जा रहा था मोहसिन नकवी भी ग़ालिबन मौजूद है मुलाकात में, लेकिन जो तस्वीर सामने आई हैं उसमें मोहसिन नकवी मौजूद नहीं है। प्योरली अगर देखा जाए तो जो वज़ीर आला केपी हैं, उनके साथ मुज़म्मिल असलम भी मौजूद थे, यानी माली मामलात के हवाले से वाक़ियतन वो साथ किसी को लेकर गए हुए थे, और जिस तरह से वो गए तो लग रहा था कि मुज़म्मिल असलम की मौजूदगी में लग रहा था शायद माली मामलात डिस्कस हो, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर प्योरली सियासी लोग बैठे थे। अमीर मकाम मौजूद थे जिनका ताल्लुक केपी से है, राना सलाउल्लाह मौजूद थे, यानी दूसरी तरफ हुकूमती साइड पर कोई भी किसी किस्म का जिसका ताल्लुक फाइनेंसेस से हो या फाइनेंशियल हवाले से जो बात कर सकता है वो मौजूद नहीं था। तो फिर इस सारी मुलाकात की पिक्चर को देखकर एक ये भी चीज़ सामने आती है कि ग़ालिबन ये एक और ट्रक की बत्ती थी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कॉल देती है, कोई एहतजाज अनाउंस करती है, मामलात किसी फाइनल कॉल की जानिब बढ़ रहे होते हैं, जैसे अब 8 फरवरी इस पर बड़ा बड़ा जोर दिया गया है। अगर आप महमूद खान अचकज़ई से लेके अलावा राजा नासिर अब्बास से देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने धड़ों के अंदर देखें, तो 8 फरवरी को बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ोर शोर से देखा जा रहा है और इसको बड़े कामयाब बनाने के हवाले से तैयारियाँ हो रही हैं। तो 8 फरवरी गुजारना मकसद है, एक ट्रक की बत्ती दोबारा उसके पीछे लगाना मकसद है, और मकसद सिर्फ ये है कि 8 फरवरी का वक्त किसी तरह गुजरे, फिर आगे बात की बात देखी जाएगी। बहरहाल ये चीज़ें भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि
یہ اسداللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خبر بھی دی تھی عمران خان کی صحت کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ عمران خان بھی جیل سے باہر آئیں تو میڈیکل ریلیف لے کر ہی آئیں جس طرح نواز شریف آئے تھے, کیونکہ نون لیگ کو ہمیشہ یہی تانا ملتا ہے نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر کے جیل سے باہر آئے تھے. عمران خان, علیمہ خان اور پی ٹی آئی ایسا نہیں چاہتی کہ اس قسم کا کسی قسم کا کوئی تاثر جائے. میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اگر عمران خان کو ریلیف ملنا ہے یا عمران خان نے کبھی باہر آنا ہے تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ اس کا سٹیٹس نواز شریف والا کر دیا جائے. یعنی جیسے نواز شریف صاحب کو یہ تانا ملتا ہے اور عمران خان دیتے رہیں گے, یہ تو دیکھا جی بیمار ہو کے ڈیل لے کے چلے جاتے تھے, تو نون لیگ کے پاس ہمیشہ سے, یا نون لیگ اور ان کے حامیوں کے پاس ہمیشہ سے یہ کہنے کے لیے ایک جملہ آ جائے, دیکھو جی عمران خان بھی تو بیماری کا بہانہ بنا کے باہر آ گیا, عمران خان کو بھی تو بیماری کی وجہ سے ریلیف ملا ہے. یہی وہ بات ہے جس سے علیمہ خان ڈرتی ہیں, یہی وہ بات ہے جس سے عمران خان جو تاثر نہیں دینا چاہتے. مثلا عمران خان یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ان کے لوگ یہ کہیں کہ ان کی بیماری کی وجہ سے انہیں کو ریلیف ملا ہے. دوسری جانب آپ کو پتا ہے منیب فاروق کہاں سے کس کی زبان بولتے ہیں, کون ان کو خبریں دیتا ہے, کس کے دراصل یہ ترجمان ہیں, نام بھی آپ لوگوں کو ان کا پسند نہیں ہے تو کلپ چلائیں گے نہیں, لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ مقتدر لوگ تو اپنے آپ کو, یہ بہرحال آرٹیکل اس کو آگے چل کے ڈسکس کریں گے, کہ منیب فاروق یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دھڑے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر, اور ایک دھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے کون سی ملاقات ہوگی, میڈیکل رپورٹ دے دی ہے, سب ہو گیا ہے, ملاقات ہوگی, پھر ٹویٹ آئے گا, پھر وہی سب ہوگا, کوئی ملاقات نہیں ہونی. لیکن دوسرا دھڑا یہ سمجھتا ہے کہ صحت کے حوالے سے ایک ملاقات ہو جانی چاہیے. اور منیب فاروق کہہ رہے ہیں کہ دونوں دھڑے جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک تگڑے ہیں, اور دونوں دھڑوں کی مختلف اس وقت ایک سوچ ہے. یہ ان کی خبر ہے جس طریقے سے وہ اس چیز کو سامنے رکھ رہے ہیں. اب میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ بہت خبریں گرم ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں ان کی ملاقات ہو سکتی ہے, ان دنوں میں ملاقات ہو سکتی ہے. اس میں کچھ جگہوں سے یہ ذرا نوٹ کیجیے گا, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں, کس چیز کی ملاقات, میڈیکل تو بتا دی ہے ساری چیزیں, کس چیز کی ملاقات کرانی ہے, وہ ملاقات کے لیے جائیں گے, پھر وہی آئیں گے, پھر وہی مودی خان صاحب کا پیغام آ گیا اور ٹویٹر پہ, پھر وہی سارا کچھ شروع ہو جائے گا. تو کس چیز کی ملاقات کرانی ہے, جبکہ ایک سائڈ یہ کہتی ہے کہ ہاں جی ملاقات شاید ہو جائے گی, اور ٹھیک ہے ان کی صحت کے حوالے سے تو سب کو پتہ ہے, لیکن شاید ملاقات ہو جائے. اب یہ دونوں جو سائڈز ہیں وہ اپنا اپنا دعویٰ کر رہی ہیں, اور ان دونوں سائڈز کا تعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے مطلب وہ دونوں سائڈز جو ہیں بڑی تگڑی ہیں, اور وہ دونوں یہ دعویٰ کر رہی ہیں, اور میں نے آپ کو دونوں کی جو خبر ہے وہ پہنچا دی ہے. دوسری جانب حامد میر صاحب کا بھی ایک آرٹیکل سامنے آیا. اب اشارہ کس کی جانب وہ کر رہے ہیں اس آرٹیکل میں, یہ بہت اہم ہے. وہ کہہ رہے ہیں اقتدار کے نشے میں ڈوبنے والے بھول جاتے ہیں کہ انہیں جو طاقت اور اختیار ملا ہے یہ اللہ کی نعمت نہیں بلکہ امانت ہے. امانت انسانوں کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے, لیکن اقتدار کے نشے میں ڈوبے شخص کو تنقید بہت بری لگنے لگتی ہے. ایسا شخص اپنے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے. اب یہ اگر آج کے دور میں, کیونکہ اوبیسلی آج کا آرٹیکل ہے, اگر آپ آج اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو بہت سارے ایسی کرسیوں پر لوگ براجمان ہیں جن پر ایک تنقید کر دی جائے, ایک کوئی الفاظ ہی ان کی شان میں اگر کہہ دیا جائے تو کس طریقے سے کبھی پیکا جو ہے وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے, کبھی NCCI والوں کے نوٹسز آ جاتے ہیں, اور پھر کس طریقے سے لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی ایک ٹویٹ کرنے پر, یعنی جاوید ہاشمی کے گھر جو ہوا وہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. اور اب جاوید ہاشمی کے جو داماد ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً کوئی بجلی چوری کا مقدمہ ان کے اوپر ہے جس کے باعث ان کو گرفتار کیا گیا. ایسے بہت سے مقدمات ماضی میں بھی بنے, یعنی بجلی چوری کے مقدمے میں ہمارے ملک میں اتنا اسٹرکٹ قانون ہو گیا اچانک راتوں رات کے 60 سے 70 پولیس اہلکار آپ کے گھر پہنچتے ہیں, آپ کی بیوی کو بھی لے جاتے ہیں, آپ کے بچوں کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں. اس قدر ہمارے ملک میں چوری جو ہے وہ اتنا بڑا جرم بن چکا ہے. بڑے بڑے چور بڑی کرسیوں پر ضرور ہیں. یہ احمد وڑائش لکھ رہے ہیں کہ مختوم جاوید ہاشمی کے داماد پر بجلی چوری کا مقدمہ درج کیا گیا. بقول STO خزانے کو 3,77,000 روپے کا نقصان پہنچا. اس سے پہلے فواد چودھری پر چارپائی, صوفے, کھاد چوری کا مقدمہ ہوا تھا. شاید ملتان میں ایک ٹوٹی چوری کرنے کا مقدمہ بھی تھا. تو یہ ایک جانب سچویشن ہے. دوسری جانب جب آپ خاموش رہیں گے نا تو وہ بڑا خوب کہا تھا کسی نے کہ باری باری سب کی باری. غالباً عمران ریاض خان نے کہا تھا ایسا, یا سمینا پاشا نے, کہ پھر جب آپ چپ رہیں گے تو پھر چراغ کسی کا نہیں, ہوا کسی کا نہیں, ہوا کسی کی بھی نہیں, چراغ سبھی کے بجھیں گے. تو اب وہ ایک ایک کر کے معاملہ ہو رہا ہے. یہ تمام وہ سینئر لوگ ہیں جب اس سے پہلے ہمارے تمام سینئرز کو آف ایئر کیا گیا, کچھ سینئرز کو اٹھایا گیا, کچھ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, کچھ اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے کسی مجبوری میں آ کے. جو کچھ ہوا ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں, ہمارے اپنے ادارے سے سوراب برکت کے ساتھ جو ہو رہا ہے, لیکن یہ تمام تر لوگ خاموش رہے. آج نسیم زہرا صاحبہ 24 چینل سے ان کو آف ایئر کر دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ ان کی زبان دیکھیں, اگر آپ ان کا کانٹینٹ دیکھیں, ایک بڑی سینئر, بڑی ایک اچھی صحافی, اور بڑا لمبا ٹائم انہوں نے اسکرین کو دیا, اور جس طریقے سے یہ بات کرتی ہیں اور جس
آپ कहें स्कूल ऑफ थॉट से इनका ताल्लुक है या जिस तरह के अल्फाज का चुनाव ये करती हैं, लेकिन अब इनकी भी स्क्रीन पर जगह नहीं है। न जाने कौन रह जाएगा आखिर स्क्रीन्स पर, न जाने कौन स्क्रीन्स को संभालेगा। हामिद मीर साहब कह रहे हैं, वाई नसीम जहरा नेवर होस्टेड हर शो ऑन चैनल 24 टुडे, वाई वाज शी मिसिंग फ्रॉम स्क्रीन, हु फोर्स्ड 24 टू बैन हर, इफ शी डिड एनीथिंग रॉन्ग द कंसर्न अथॉरिटीज मस्ट कम आउट विद अ चार्ज शीट। लेकिन यहाँ पर कंसर्न अथॉरिटीज चार्ज शीट नहीं रखती क्योंकि वो चार्ज शीट इस काबिल नहीं होती, यहाँ पर डायरेक्ट ऑफर कर दिया जाता है। ईमान मज़ारी हादी अली चट्टा के मामले पर बीबीसी वर्ल्ड बात कर रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल बात कर रहा है, ईयू के स्पोक्स पर्सन बात कर रहे हैं। बीबीसी वर्ल्ड ने तो कल ये आर्टिकल की हेडलाइन तक डाली कि पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान इज़ नॉट द ओनली वन जिसको इख्तलाफ राय पर आर्मी से, मिलिट्री से इख्तलाफ राय पर साइट पर किया गया, बल्कि फिर उन्होंने नीचे ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की स्टोरी भी लिखी है। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल भी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की गैर मशरूत और फौरी रिहाई का मुतालबा कर रहा है। आपके साथ स्क्रीन पर कॉन्टेंट आ रहा होगा। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। और जाते जाते जो बड़ी अहम खबर है जो आपके सामने रखेंगे, उससे पहले आपको बताएं कि ये अमजद अली साहब ने केपी के असम्बली में उन्होंने खिताब किया। वो कह रहे हैं कि हमारे DGISPR साहब आते हैं और एक लीडर और पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक सूबे और लीडर को टारगेट करवाते हैं तो एहसास महरूमी बढ़ती है, लोगों में नफरत फैल जाती है। आपने देखा बलूचिस्तान और कोयटा में BLA के लोग भी आज़ादाना घूम रहे हैं और अवाम भी रिलैक्स है, अवाम को इनसे कोई तकलीफ नहीं। तो ये पाकिस्तानियों में क्या तासुर जा रहा है? सबसे बड़ी चीज़ दिल से नफरत होती है। नफरत सबसे खतरनाक चीज़ है। हम कहते हैं सियासी लोगों को छोड़ो, सियासी लोग कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते। बलूचिस्तान में दहशतगर्द दंदनाते हैं, रॉकेट लॉन्चर चलाते हैं। इस वक्त हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां कहाँ थी? तो बड़ी एक सख्त तकरीर उन्होंने केपी असम्बली के अंदर की। और जाते जाते जो आपको एक अहम मामला बताएंगे, ड्रॉप साइट न्यूज़, जिसके जरिए बहुत सारी खबरें निकल कर आती हैं। साइफर का भी जो असल कंटेंट था इन्हीं के जरिए निकल कर सामने आया था। ड्रॉप साइट के जरिए बहुत सारे हकाइक सामने आते हैं। ड्रॉप साइट ये कह रहा है कि इमरान खान के बेटों ने, कासिम और सुलेमान ने, सबसे पहले जुलाई 2025 में पाकिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई किया। अभी 15 जनवरी 2026 में फिर किया, जिसको आज 17 रोज बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट अवे इनकार भी नहीं किया गया। लेकिन वजारत दाखिला के सोर्सेस कह रहे हैं कि हम वीज़ा नहीं देंगे। और बिल्कुल पहले हम कहते, मतलब वजारत दाखिला के सोर्सेज जो ड्रॉप साइट कह रहा है कि वो स्ट्रेट अवे इनकार भी नहीं किया जाएगा, लेकिन वीज़ा नहीं दिया जाएगा। ये वही लोग हैं जो पहले हमने सुना कहते थे इमरान खान के बेटे लंदन में हैं, यहाँ लोगों के बच्चों को मरवा रहा है। मतलब मुख्तलिफ किस्म की बहुत गिरी हुई अखलाक से गिरी हुई बातें हमने सुनी। अब जब उनके बच्चे आना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, पाकिस्तान में 8 फरवरी भी करीब है, तो गालिबन 8 फरवरी का ही खौफ है और उनके बेटों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। ये इस वक्त तमाम तर अपडेट्स हैं। मजीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए siyaasat.pk।